नमस्कार छात्रों, मैं विजय पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं गद्य पाठ 8 सुनो किशोरी। लेखक आशा रानी वोरा। सुनो किशोरी ये एक पत्र विधा पर आधारित रचना है। सबसे पहले हम लेखक आशा रानी होरा का जीवन परिचय देखेंगे। श्रीमती आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। थोड़ा विस्तृत परिचय हम देखेंगे। आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत मतलब भारत की विभागनी नहीं हुई थी तब झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम आशा रानी होरा और उपनाम शकुंतला है। इनकी शिक्षा एमए समाजशास्त्र और कला और शिल्प शास्त्र की भी औपचारिक पद्धति से शिक्षा इन्होंने हासिल की थी। इनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। आशा रानी होरा जी ने समाज सेवा का कार्य किया और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण भी किया। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। उसमें रचना पुरस्कार, अंबिका प्रसाद दिव्य पुरस्कार, कृति पुरस्कार हिंदी अकादमी, साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, साहित्य वाचस्पति सर्वोच्च मानद उपाधि है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार आदि पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम पहले देखेंगे। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। विधा परिचय हम देखेंगे। सुनो किशोरी ये एक पत्र विधा पर आधारित रचना है। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तात्कालिक साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखाजोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर
उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। अब हम पाठ की ओर मुड़ते हैं। पहला परिच्छेद हम देखते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक, जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई नहीं देगी, वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। देखिएगा, इस परिच्छेद में आशा रानी होरा जी को उनकी जो पुत्री हैं सुगंधा, उन्होंने पत्र लिखा था। तो उस पत्र का उत्तर देते हुए आशा रानी होरा जी अपनी बेटी को यहाँ पर मार्गदर्शन कर रही है। किस प्रकार है देखिएगा कि बेटी का पत्र पाकर माँ की खुशी किस प्रकार जाहिर की गई है, इस बात का विश्लेषण यहाँ पर आशा रानी होरा जी ने किया है। सुगंधा ये आशा रानी जी की बेटी है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उनसे अलग किसी दूसरे शहर में रह रही हैं। वहीं से सुगंधा ने अपनी माँ को एक पत्र लिखकर भेजा है, जिस पत्र में उसने अपनी कुछ शंकाओं का समाधान अपनी माँ से मांगा है। अपनी कुछ शंकाएं माँ के सामने प्रस्तुत की हैं और मार्गदर्शन वो अपनी माँ से चाहती हैं। इसलिए आशा रानी होरा जी अपनी बेटी को मार्गदर्शन करते हुए कहती हैं, आशा रानी होरा जी बता रही हैं कि तुमने दो तरफा अधिकार की जो बात उठाई है वह बात मुझे अच्छी लगी। जिस बात से तुम सहमत नहीं हो, मतलब मैंने बताई एक आध बात में तुम्हें दिलचस्पी नहीं हो, वो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो, तो तुम्हारी यह बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। क्योंकि अपने दिल की बात अगर तुम अपनी माँ से न कहोगी तो किसे कहोगी। परस्पर विचारों का आदान प्रदान हम लोग करते हैं, तब हमारे मन में जो भी शंकाएं होती हैं उसका समाधान जरूर मिलता है। उस परिस्थिति में लड़ने की ताकत हमें विचारों के आदान प्रदान से मिलती है। तुम्हारे दिल की बात बताने में कोई भी बंधन नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी को कहती है कि तू अपनी बात मुझे बता, विचारों का आदान प्रदान कर, मुझे बताने में कोई हिचक मत रख, कोई तुम्हें बंधन नहीं है। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूं जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती हैं, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। आशा रानी ने इस परिच्छेद में कहा है, अपनी बेटी को उत्तर के रूप में जो पत्र लिखा है उसमें वो बता रही हैं, जो हम लोग सपने देखते हैं, हमें सपने देखने चाहिए, वह सपने वास्तविकता के धरातल पर देखने होंगे। इसलिए लेखिका सोचती है कि मेरी बेटी बाहरी दुनिया में जी रही है,
और उस दुनिया को अलग बताकर आकाश में किसी पंछी की भांति अपने पंखों को फैलाकर आकाश में ऊंची उड़ान भरने की वो कोशिश कर रही है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। यहाँ पर लेखिका ने अपने बेटी को दुनियादारी की सीख तथा अपने बेटी पर उन्होंने गर्व जाहिर किया है। वह कहती है, तुम्हारी जो भी इच्छा है उन्हें मैं कभी मारना नहीं चाहती हूँ। मेरी तो सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि तुम जो भी सपने देख रही हो वह सपने वास्तविकता के धरातल पर सच्चे होने चाहिए। उन सपनों का भविष्य होना चाहिए। उन सपनों को पूरा करने की जिद ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो भी सपने हैं जो तुम पूरा करने की कोशिश कर रही हो, उस रास्ते में मैं अड़सर नहीं बनना चाहती हूँ। तुम इतना जरूर समझो कि मैं तुम्हारी उस डोर को पक्का जरूर करना चाहती हूँ। जिस तरह से पतंगबाजी में डोर का पक्का होना जरूरी होता है, अगर डोर पक्की नहीं है तो पतंग कट सकती है। वैसे ही यहाँ पर तुम्हारे हौसले पक्के होने चाहिए। मैं तुम्हारे उड़ने वाले पंखों को काटना नहीं चाहती, सिर्फ मजबूती दिलाना चाहती हूँ। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर उड़ो। हमारे संस्कारों को नहीं भूलना है। पंछियों को मालूम होता है कि एक न एक दिन हमें धरती पर आना ही है। भले कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न भरे, पर हमें धरती पर आना है। हमारा रिश्ता धरती से जुड़ा हुआ है। चाहे हम आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर न चले जाएं, लेकिन एक न एक दिन हमें धरती पर ही वापस आना है। इसलिए हमें अपने सपनों को पूरा करते हुए हमारे संस्कारों को नहीं भूलना है। हमारे संस्कारों के अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए कहा है कि इस दुनियादारी में हर एक को यहाँ पर दुनियादारी निभानी आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पंख कोई काट देगा। तुम्हारे वो पंख जिन लोगों को तुम जानती नहीं हो, जिस जगह को तुम जानती नहीं हो, जिसकी इच्छा भी तुमने नहीं की थी, उस जगह पर तुम्हारे पंख काट दिए जाएंगे, क्षत विक्षत हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे और धरती पर गिर पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। लेखिका अपनी बेटी को दुनियादारी की बात सिखा रही है और एक तरफ उसे हौसला भी दे रही है कि तुम मेरी अच्छी बेटी हो, मुझे तुम पर गर्व है, तुमसे ऐसी गलती नहीं होगी। इसलिए सावधानी अपेक्षित है।
मैं एक माँ हूँ, मुझे तुम्हें समझाना, अच्छी राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हें सावधानी यहाँ पर परखने की सलाह देती हूँ। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ पर लेखिका आशा रानी होरा जी बता रही है, सावधानी की बात सिखा रही हैं। लेखिका अपनी बेटी को बता रही हैं कि हमें अपने जो संस्कार हैं और मूल्य हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, परिवेश मतलब माहौल में रहते हैं, उन सब का हम पर असर पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन हमें जो बुरा है उसे छोड़ना है और जो अच्छा है उसका स्वीकार हमें करना होगा। इसलिए लेखिका बता रही हैं, पुराने जर्जर रूढ़ियाँ जो हैं, जो चलती ही आ रही हैं पीढ़ियों से, उसे हमें छोड़ना है, उन्हें तोड़ना है। लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को कभी नहीं भूलना है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखना उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। आगे बताया गया है कि परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। ये आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए लेखिका रूढ़ी परंपराओं का अर्थ बताने की कोशिश कर रही हैं। वह बता रही हैं कि रूढ़ी का अर्थ तुम्हें पता है या नहीं, और हाँ पता नहीं है तो तुम जिस महाविद्यालय में जाती हो उसके पुस्तकालय में तुम चली जाओ। वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे मूल्य और परंपरा संस्कारों संबंधित बहुत साहित्य पढ़ने को मिलेगा। वहीं से तुम्हें सही जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मूल्य और परंपराओं की जानकारी हमें होना, यह हमारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए तुम्हें हमारी रूढ़ी और परंपराओं का ज्ञान होना जरूरी है। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका आशा रानी होरा इस परिच्छेद में अपनी बच्ची को मतलब युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हैं कि जब भी हम किसी नए मूल्यों का स्वीकार करते हैं, उनका स्वीकार हमें सोच समझकर करना चाहिए। अर्थात नए मूल्यों का सोच समझकर अनुकरण करें। बदलते वक्त के साथ हमें हमारी जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें
एक बात समझनी होगी, बिना सोचे समझे, बिना पहचाने जिसको या जिन मूल्यों को आप अपना रहे हो, उससे लाभ या हानि उठानी पड़ सकती है। कभी कभार लाभ भी हो सकता है, कभी कभार हानि भी हो सकती है। इसलिए सोच समझकर किसी भी मूल्यों को अपनाना चाहिए। गलत मूल्यों का अंधानुकरण किया तो तुम्हारा फायदा होने के बजाय तुम्हारा नुकसान ही होगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सोच समझकर, पहचान कर यहाँ पर निर्णय लेना है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। लेखिका आशा रानी होरा यहाँ पर बता रही हैं, सीख देने की कोशिश कर रही हैं कि पश्चिमी मूल्यों का अंधानुकरण नहीं करना है। इस बात को समझते हुए होरा जी बता रही हैं कि पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारी इस धरती पर उगाने के लिए सही है ही ऐसा नहीं। आजकल की नई पीढ़ी पश्चिमी मूल्यों का आंखें बंद करके, समझकर या ना समझकर अंधानुकरण कर रही है, अपने संस्कारों को भूल रही है। इसी बात को समझाते हुए लेखिका कह रही है कि हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें जोड़ने की कोशिश में हमारा समय बर्बाद होगा। हमारे जो पुराने मूल्य और रूढ़ियाँ हैं, उनमें से जो अच्छा है उसे सहेजना है, और जो अच्छा नहीं है, जो जर्जर हो गया है, उसे पीछे ही छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पश्चिमी मूल्यों का हम आंखें बंद करके अंधानुकरण करें। वह हमारे एक भी मूल्य के लिए पर्याय नहीं बन सकता है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति, नीति, रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ दी और उपयोगी मूल्यों को जोड़ दी निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। इस परिच्छेद में लेखिका आशा रानी बता रही हैं कि रूढ़ी और परंपरा में क्या अंतर है। इससे यह समझाने की कोशिश कर रही है कि लेखिका बता रही है कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी और वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई रीति, नीति, रूढ़ी है। अर्थात रूढ़ी उसे कहा जाता है जो बदलते समय के साथ खुद में बदलाव नहीं करती हैं, और परंपरा वह है जो परिस्थिति के अनुसार काल और समय के साथ खुद में परिवर्तन करके समाज में एक नया विकास ला सकती हैं। इसलिए हमें उन रूढ़ियों को पीछे छोड़ना है जो खुद में बदलाव नहीं लाती। वह समाज को उसी जगह पर स्थिर रखना चाहती हैं जहां वो पहले था। परंपराएं समाज के विकास के बारे में सोचती हैं। वह निरंतर बहने वाले पानी की तरह होती है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी, देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है।
इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहरा कर गिरेंगे ही। यहाँ पर आशा रानी होरा जी सुगंधा नाम की अपनी बेटी को बताती हैं या युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहती हैं कि पश्चिमी मूल्य हमारी इस धरती पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि रूढ़ि स्थिर है और परंपरा निरंतर गतिशील है। एक बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और उपयोग मूल्यों का अपने अंदर समा लेता है। लेकिन रूढ़ी ऐसी नहीं है। इसलिए लेखिका कहती है हमें अपने टूटे फूटे जर्जर हुए मूल्यों को जोड़कर उसे सही करना हमारे लिए समय की बर्बादी होगी। इसलिए भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य हर भरहरा कर गिरेंगे ही। इसलिए यहाँ पर पुराने मूल्यों को यहाँ पर जोड़कर खड़ा करने से लाभ होने वाला नहीं है, ऐसा लेखिका बता रही हैं। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पर आशा रानी होरा जी बता रही हैं कि संदेश भी दे रही है कि पश्चिमी मूल्य हमारी इस धरती पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि उसके लिए जो पोषक वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण हमारे इस भारतीय संस्कृति में नहीं है। लेखिका कहती है कि पश्चिमी सभी मूल्य गलत है, ऐसा नहीं। जो अच्छे हैं उनका स्वीकार हमें करना है। जो यहाँ पर अपने पैर अच्छी तरह से नहीं रखेंगे, जो डगमगाएंगे, वह एक न एक दिन जमीन में गड़ जाएंगे। ऐसे मूल्यों का हमें स्वीकार नहीं करना है। इसी बात को होरा जी बता रही हैं कि यह जो मूल्य है, अगर हम हमारी धरती पर उसे लगाएंगे तो उसके पौधे तो होंगे पर फलीभूत नहीं होंगे। मतलब जमीन में हम कोई बीज बोते हैं, उसका एक पौधा तैयार होता है, उस पौधे पर फल या फूल लगते हैं। उस तरीके से ये जो पश्चिमी मूल्य हैं, वह हर मूल्य हमारी इस धरती पर कारगर होगा, इस बात की सहमति नहीं दे सकते। अगर वह फलीभूत भी होंगे तो कुछ दिनों के लिए वह जल्दी ही झड़ जाएंगे। मुझे लगता है यह पत्र का अंश